हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव चैप्टर का बैक्टीरिया को जानने वाले हैं, बैक्टीरिया को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सूक्ष्म जीव के बेसिकली चीज़ को बता चुका है। आप वो अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे प्ले स्टोर में जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम सिर्फ जीवाणु के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया। तो आइए, सूक्ष्म जीव हम बताए थे कि सबसे छोटा सा जीव होता है, इतना छोटा जीव होता है कि उसको हम नंगी आंखों से नहीं देखते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता ली जाती है। तो आइए सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीव के पहले प्रकार को जानते हैं। कितने वर्गों में रखा गया है? तो सूक्ष्म जीव के ना 4 वर्ग में रखा गया है। सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में रखा गया है। सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में रखा गया है। याद रहेगा, सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन सा? तो पहला वर्ग है जीवाणु या बैक्टीरिया। पहला वर्ग जीवाणु या बैक्टीरिया। पहला वर्ग क्या है? जीवाणु या बैक्टीरिया। दूसरा शैवाल या एल्गी। याद रहेगा, शैवाल या एल्गी। पहला जीवाणु या बैक्टीरिया, दूसरा शैवाल या एल्गी, तीसरा कवक या फंगी, चौथा प्रोटोजोआ। तो ये 4 वर्ग है बैक्टीरिया का। ये 4 वर्ग में रखा गया। चारों वर्ग को हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। तो आइए बैक्टीरिया को जानते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वह पृथ्वी पर प्रथम जीव के रूप में उद्भव माना जाता है। बैक्टीरिया को पृथ्वी पर प्रथम जीव के रूप में उद्भव माना जाता है। याद रहेगा, पृथ्वी पर प्रथम जीव के रूप में किसका उद्भव हुआ? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु का हुआ। कब? तो 30 लाख वर्ष पहले। आज से लगभग 30 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवाणु का जन्म हुआ था। तो पृथ्वी पर आने वाला प्रथम जीव कौन है? तो बैक्टीरिया। कितने वर्ष पहले? तो 30 लाख वर्ष पहले। बैक्टीरिया का सबसे पहले खोज किसने किया? बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले खोज किसने किया? यानी बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा? तो बैक्टीरिया का खोज जो है सबसे पहले एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। कौन किया था? एंटोनी वान लीeuwenhoek। याद रहेगा, बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने किया? तो एंटोनी वान लीeuwenhoek। याद रहेगा, इन्होंने अपने कार्यकाल के समय में 1632 से 1723 ईस्वी के बीच इस बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का खोज किया। ठीक है, तो जीवाणु का खोज कौन करता है? एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek जीवाणु का खोज करता है यानी बैक्टीरिया का खोज करता है। इसे एक कोशिकीय प्रोटोजोआ का खोज करता है और इस तरह से यह सूक्ष्मदर्शी का भी खोज करता है। सूक्ष्मदर्शी का खोज भी लीeuwenhoek ने ही किया था। सूक्ष्म जीव के पिता जनक लीeuwenhoek को ही कहा जाता है। यानी कि देखिए, सबसे सूक्ष्म जीव को की अध्ययन करने के लिए पहले सूक्ष्म जीव को देखना तो सबसे पहले संभव था कि हम ये सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार होना। अगर माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं होगा तो सूक्ष्म जीव को नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप बना, उसके बाद ही सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन शुरू हुआ। तो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्मदर्शी और ये बैक्टीरिया का खोज किसने किया? तो ये एंटोनी वान लीeuwenhoek। ठीक है, ये जीवाणु जो है बैक्टीरिया, यह एक कोशिकीय जीव है। इसकी जो रचना होती है ना अन्य जीवों से सरल होती है। तो एक बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, इसकी रचना जो है अन्य जीवों से सब सरल होती है। इसका शारीरिक बनावट, औसतन जो माप होती है, शरीर का औसतन माप बैक्टीरिया का वह 1.25 माइक्रोन होता है। और बैक्टीरिया का औसतन माप 1.25 माइक्रोन। याद रहेगा, बैक्टीरिया का औसतन माप कितना होता है? 1.25 माइक्रोन। इस तरह से माइक्रोन यू जैसा लिखा जाता है, ऐसे पूछ निकाल देते हैं। तो इस तरह से माइक्रोन का साइन है ये। तो यहाँ पे औसतन बैक्टीरिया का औसतन माप 1.25 माइक्रोन से। ठीक है, सबसे छोटी जो बैक्टीरिया होती है, सबसे छोटी बैक्टीरिया यानी जीवाणु, उसका जो आकार का माप होता है वह 0.15 माइक्रोन होता है। सबसे छोटी बैक्टीरिया के आकार जो होती है कितना? तो 0.15 माइक्रोन। सबसे बड़ी जो बैक्टीरिया कुंडलित आकार की होती है, इसका जो आकार होता है 15 माइक्रोन का होता है। तो बड़ी 15 माइक्रोन और छोटी 0.15 माइक्रोन। याद रहेगा, देखिए छोटी में 0 और पॉइंट रखने पर 0.15
छोटी का आकार और 0 पॉइंट को हटा देंगे तो बड़ी का आकार आ जाएगा। औसतन माप 1.25 रहेगा, याद रहेगा। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, वास स्थान बैक्टीरिया का क्या है। तो बैक्टीरिया कहाँ वास करते हैं। तो बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव तो बताएं क्या कहाँ पर वास करते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया भी जल, वायु, मिट्टी, पौधे के अलग अलग भागों, जंतुओं एवं मनुष्य के जीवित और मृत दोनों शरीर में रहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का वास स्थान जल है, बैक्टीरिया का वास स्थान वायु है, इसका वास स्थान मिट्टी है, पौधा का अलग अलग भाग में होते हैं, जंतुओं में भी बैक्टीरिया वास करते हैं, मनुष्य में भी बैक्टीरिया वास करते हैं, मनुष्य के जीवित शरीर में भी वास करते हैं और मृत शरीर में भी वास करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो याद रहेगा बैक्टीरिया का वास स्थान जल, वायु, मिट्टी, पौधे, जंतु एवं मनुष्य का मृत, जीवित और मृत दोनों तरह की शरीर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बैक्टीरिया में, यहाँ तक समझ में आ रहा है। पृथ्वी पर सबसे प्रथम जीव कौन आया। तो बैक्टीरिया। कब आया। तो 30 लाख वर्ष पहले। ठीक है, इसका खोज कौन किया। तो एंटोनी वन लुईवन हुए। कब। तो 1632 से लेकर के अपने कार्यकाल के समय 1723 ईस्वी में। यह एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया बहुकोशिकीय है, कोशिकीय। तो एक बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव है। इसकी रचना जो होती है अन्य जीवों से सरल होती है। इसकी शरीर का औसतन माप 1.25 माइक्रोन होता है। सबसे छोटी बैक्टीरिया का शरीर का माप क्या होती है। तो 0.15 माइक्रोन और बड़ी का तो 15 माइक्रोन। ठीक है, वास स्थान जल, वायु, मिट्टी, पौधे, जंतु एवं मनुष्य के जीवित और मृत दोनों प्रकार के शरीर है। देखिए बैक्टीरिया को ना 4 अलग अलग आकारों के होते हैं। बैक्टीरिया 4 भिन्न भिन्न आकारों के होते हैं, यानी अलग अलग आकार का होता है। यहाँ कोशिका के आकारों के आधार पर हमने यहाँ पे लिखा है, जो कोशिकीय आकारों के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वह है प्रथम है बेसिलाई बैक्टीरिया। बेसिलाई बैक्टीरिया का जो आकार होता है ना दंड आकार का होता है। दंड आकार मतलब समझ रहे हैं, डंडा जैसा। इस देखिए इस तरह का आकार होता है, दंड आकार का होता है, स्टिक के आकार का। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेसिलस एंथ्रेसिस है। बेसिलस एंथ्रेसिस, ये बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण ना पालतू पशुओं और मनुष्य के शरीर में ना एंथ्रेक्स नाम का रोग होता है। एंथ्रेक्स नाम का रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण। यह दंड का आकार का होता है। कैसा होता है। दंड के आकार का। ठीक है, याद रहेगा बेसिलाई बैक्टीरिया किस आकार का। तो दंड आकार का। बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया जिससे एंथ्रेक्स नामक बीमारी होती है, पशुओं में और मनुष्यों में भी होती है। ठीक है, वैसे ही एंथ्रेक्स जो है ये जानवरों में उत्पन्न होने वाला रोग है, लेकिन जानवर से मनुष्य में फैल जाता है। ठीक है, हम इस रोग के बारे में दूसरे वीडियो में जानेंगे। रोग के लिए स्पेशल वीडियो बनेगा जिसमें सिर्फ रोग को बताया जाएगा। यहाँ पर इसका अन्य उदाहरण है बेसिलाई का अन्य उदाहरण है बेसिलस कोकाई, लैक्टोबैसिलस और स्यूडोमोनस। ठीक है, बेसिलस कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनस। ठीक, अन्य उदाहरण है बेसिलाई का। कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा जो है ना कोकाई है। कोकाई, बेसिलाई दूसरा कोकाई, पहला बेसिलाई दूसरा कोकाई। ठीक है, कोकाई का आकार गोल गोल होता है, गोल आकार का होता है, ये गोलाकार होता है। ठीक है, कोकाई बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है। तो गोलाकार होता है। इसका एक जैसे में है स्ट्रेप्टोकोकस जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जिसके कारण मनुष्य में ना निमोनिया नामक रोग होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण मनुष्य में निमोनिया नामक रोग होता है। इसका अन्य उदाहरण है कोकाई का और दूसरा उदाहरण है माइक्रोकोकस सार्किना, इस तरह का। ठीक है, तो कोकाई दूसरा प्रकार का है बैक्टीरिया जिसका आकार गोलाकार होता है। प्रथम प्रकार का बेसिलाई है जिसका आकार दंड आकार का होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से देख लिए हम कि बैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे प्रथम जीव के रूप में जाना जाता है। बैक्टीरिया का खोज ल्यूवनहोएक ने किया था। चलिए आगे जानते हैं तीसरा प्रकार को। तो कोकाई के बाद तीसरा जो होता है, तीसरा उसको कहते हैं स्पाइरिला। तीसरा प्रकार होता है कोशिका के आधार पर स्पाइरिला कुंडलित या पेंच के आकार का होता है। कुंडलित या पेंच के आकार का इस तरह से रहता है। तो कुंडलित या पेंच के आकार का स्पाइरिला होता है, स्पाइरिला नामक बैक्टीरिया। तो स्पाइरिला ये जैसे में स्पाइरिलम रूप्रेम है,
तो स्पाइरिला पहला जो हमने बताया आपको, पहला जो है वह है बेसिलाई, दूसरा है कोकाई और तीसरा स्पाइरिला। ठीक है, बेसिलाई दंड के आकार का, कोकाई गोलाकार आकार का होता है और स्पाइरिला कुंडलित आकार का होता है। चौथा जो है वह है बिबिरियो। बिबिरियो जो होता है ये अर्ध विराम के आकार का होता है, यानी कौमा के आकार का होता है। कौमा अर्ध विराम आकार का होता है। ठीक है, अर्ध विराम आकार का बिबिरियो होता है। तो बेसिलाई पहला, दूसरा कोकाई, तीसरा स्पाइरिला, चौथा बिबिरियो। तो बेसिलाई जो है दंड आकार का, कोकाई जो है गोलाकार आकार का और ये स्पाइरिला कुंडलित आकार का और बिबिरियो अर्ध विराम आकार का होता है। ठीक है, जैसे में बिबिरियो कोलोरी, बिबिरियो क्लोरी नामक जीवाणु के कारण ही कलरा रोग होता है। कलरा रोग मनुष्य में होता है, कलरा रोग। तो कलरा रोग जो है वह होता है बिबिरियो क्लोरी के बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस तरह से कोशिकीय आकार पर 4 प्रकार के होते हैं ये जीवाणु बैक्टीरिया, जिसको हम समझ में आया। चलिए आगे जानते हैं जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका, तो जीवाणु कोशिका सभी जो जीवाणु कोशिका सभी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जीवाणु कोशिका सभी जीवाणु कोशिका जो होते हैं वह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है जीवाणु कोशिका। कोशिका झिल्ली ऊपर से एक दृढ़ रचना होती है। कोशिका झिल्ली ऊपर से कोशिका भित्ति से घिरा होता है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सभी जीवाणु कोशिका घिरे होते हैं। तो कोशिका झिल्ली ये जीवाणु कोशिका घेरा होता है। कोशिका झिल्ली के ऊपर जो बना हुआ है यह है कोशिका भित्ति। इसको कोशिका भित्ति यह सेलुलस की बनी नहीं होती है, तो इसकी भित्ति जो है वह सेलुलस की बनी नहीं होती है। तो कोशिका झिल्ली के ऊपर वाले रचना कोशिका भित्ति कहलाते हैं, यानी कोशिका झिल्ली को घेरने वाले कोशिका भित्ति। ठीक है, जीवाणु कोशिका को घेरने वाले कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका द्रव समझ में आ रहा है। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म ये जो है कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका द्रव और साइटोप्लाज्म जो होता है वह कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका द्रव बोले साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव किससे घिरा होता है जीवाणु में? तो कोशिका झिल्ली से। ठीक है, कोशिका इसमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इस कोशिका द्रव में केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस में पाई जाने वाली जो रचनाएं होती हैं वो कोशिका द्रव में पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस में जो रचना पाई जाती है वह कोशिका द्रव में ही होता है, जो कि पड़ा रहता है। कोशिका द्रव में पाई जाने वाली कोई भी रचना किसी प्रकार की झिल्ली से घिरी नहीं होती है। कोशिका द्रव में जो रचना पाई जाती है वह कोई भी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। जलीय या अन्य तरल माध्यम में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक ना, उसमें सिलिया या फ्लैंजेला नामक रचना पाई जाती है। यही रचना सिलिया या फ्लैंजेला जो है, इसी रचना के कारण इसको गति में मदद मिलता है। जलीय या अन्य तरल माध्यम में जो रहेगा बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है सिलिया या फ्लैंजेला नामक रचना। ठीक है, जलीय या तरल माध्यम में रहेगा जो बैक्टीरिया, उसमें कुछ बैक्टीरिया जो है उसमें रोम जैसी रचना होती है। कुछ बैक्टीरिया में रोम जैसी रचना होती है। रोम इस तरह से रोमा जैसा होता है। ठीक ना, रोम जैसी रचना होती है और इसको हम फिम्बरी या पाइली कहते हैं। इस रोम जैसी रचना को फिम्बरी या पाइली कहा जाता है। और यह जो है रचना किसी पौधे या जंतु से इस बैक्टीरिया को संलग्न होने में मदद करता है। संलग्न यानी उससे जुड़ने में मदद करता है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो बैक्टीरिया जो है वह बैक्टीरिया का यानी जीवाणु कोशिका जो होता है सभी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से घिरा होता है। कोशिका भित्ति सेलुलस की नहीं बनी होती है। जीवाणु में
कोशिका भित्ति सेलुलस की नहीं बनी होती है, सिर्फ पादप में बनी होती है। पादप कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली जो है वह सेलुलस की बनी होती है। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में ना कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म जो है वह कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं। तो कोशिका झिल्ली से कौन घिरा होता है? तो कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। ठीक, इसमें जो केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस में जो रचना पाई जाती है ना जीवों में, वह रचना कोशिका द्रव में ऐसे ही पड़ा रहता है और वह कोई भी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, जलीय अन्य तरल माध्यम में जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया, उसमें सिलिया फ्लैंजेला नामक रचना पाया जाता है। ये सिलिया और फ्लैंजेला नामक रचना के कारण ही बैक्टीरिया जो जलीय और जलीय अन्य तरल माध्यम में जो पाया जाएगा उसमें गति में मदद मिलता है। ठीक, कुछ बैक्टीरिया जिसमें रोम पाया जाता है और यह रोम को फिम्बरी या पाइली कहते हैं। इस रोम को फिम्बरी या पाइली कहते हैं, जो पौधे या जंतु को संलग्न होने में मदद करता है। तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बैक्टीरिया। तो जीवाणु में पोषण देख रहे हैं, वहाँ जीवाणु में पोषण, कोशिकीय आकार पर बैक्टीरिया देख लिए, यहाँ जीवाणु में पोषण। बैक्टीरिया में पोषण किस तरह से होता है? पोषण मतलब बैक्टीरिया पोषण किस तरह के करते हैं, कैसे पोषण करते हैं? तो देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया पोषण कैसे करते हैं। तो अधिकांश बैक्टीरिया जो होते हैं ना वह परपोषी होते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी। अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होते हैं। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना परपोषी कहलाता है। यानी भोजन के लिए ऐसे बैक्टीरिया जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे परपोषी कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि अधिकांश बैक्टीरिया जो होते हैं वह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक ना, ये मृतोजीवी या परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ये मृतजीवी या परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया क्या होते हैं? परपोषी। परपोषी का मतलब क्या है? भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होना। भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होना परपोषी कहलाता है। ये मृतजीवी या परजीवी होते हैं। मृतजीवी क्या होता है? जो मृतजीवी बैक्टीरिया होते हैं वह मृत पौधे या जंतु से भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो मृत पौधे या जंतु से भोजन प्राप्त करते हैं, मृत यानी कि मरा हुआ पौधा या जंतु से जो बैक्टीरिया भोजन प्राप्त करते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, और परजीवी क्या होता है? ये पौधे या जंतु के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे या जंतु के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं और पौधे तथा जंतुओं एवं मनुष्य में रोग भी उत्पन्न करते हैं। परजीवी मनुष्य और जंतु पौधा के शरीर से भोजन भी करते हैं, यानी भोजन भी करते हैं, यानी वास स्थान भी बना लेते हैं और उसको उस रोग भी दे देते हैं। तो परजीवी मनुष्य और जंतु पौधों में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के शरीर से भोजन भी करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वह जीवित पौधे या जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ बैक्टीरिया परपोषी होते हैं। परपोषी दो तरह का, मृतोपजीवी और परजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी जो मृत पौधे या जंतु के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, मरा हुआ पौधे या जंतु से, और परजीवी पौधे या जंतु के शरीर, जीवित शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं या पौधे या जंतु। ये परजीवी जो है पौधे या जंतुओं में रोग भी दे देते हैं मनुष्य में। तो इस तरह से कुछ बैक्टीरिया जीवित पौधे या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परंतु क्या करते हैं? उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं। देखिए, परजीवी जो है क्षति पहुंचाता है, रोग देता है यानी क्षति पहुंचाता है। और कुछ जो है ना, कुछ बैक्टीरिया जो मनुष्य या जीवित पौधा हो या मनुष्य हो उससे तो भोजन करते ही है ग्रहण, लेकिन उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं। कुछ जो स्वपोषी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया यानी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन, स्वपोषी यानी कि अपना भोजन खुद बनाता हो। परपोषी यानी दूसरों पर आश्रित हो। स्वपोषी यानी खुद करता हो, स्वयं करता हो। स्वपोषी यह अपना भोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बनाते हैं। देखिए, पौधा स्वपोषी होते हैं, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधा स्वपोषी होते हैं और वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्लोरोफिल के कारण। ठीक ना, क्लोरोफिल उसके प्रकाश संश्लेषण में ज़्यादा मददगार है। और यहाँ पे
जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होते हैं। बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये क्लोरोफिल के जगह पर इसमें होता है बैक्टीरियोफिल। क्या होता है? बैक्टीरियोफिल नामक वर्णक होता है, उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। किसमें? पादप यानी पौधा में। लेकिन जीवाणु में ये क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल नहीं, बैक्टीरियोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोफिल नामक वर्णक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थ से यह भोजन को तैयार करते हैं। इधर आइए, इधर प्रकाश संश्लेषण की विधि की तरह प्रकाश ऊर्जा का तो व्यवहार करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, परंतु हरे पौधों की तरह यह जल का विघटन नहीं करते हैं। कौन? जीवाणु। प्रकाश संश्लेषण विधि की तरह या प्रकाश ऊर्जा का तो व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि पौधों की तरह जल का विघटन नहीं करते हैं। इसीलिए हरे पौधों की तरह यह ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते हैं, जबकि हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं कर पाता है। यह ऊर्जा का व्यवहार में लाता है, सूर्य का प्रकाश को व्यवहार में लाता है, यानी प्रकाश ऊर्जा का व्यवहार में लाता है, लेकिन जल का विघटन नहीं कर पाता है बैक्टीरिया, इसलिए ऑक्सीजन नहीं निकाल पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन क्यों नहीं निकाल पाता है बैक्टीरिया से? ऑक्सीजन क्यों नहीं निकाल पाता है? तो भाई ऑक्सीजन इसलिए नहीं निकाल पाता है, बैक्टीरिया सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश ऊर्जा का व्यवहार करता है, लेकिन क्या है कि यह जल का विघटन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए यह ऑक्सीजन को मुक्त नहीं कर सकता है। इस बैक्टीरिया को प्रकाश स्वपोषी कहते हैं। जो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, तो वह कहलाते हैं प्रकाश संश्लेषी। पौधों को प्रकाश संश्लेषी और बैक्टीरिया को प्रकाश स्वपोषी। ठीक है, आइए, कुछ स्वपोषी बैक्टीरिया जो है वह अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, लोहा, ऑक्सीजन का ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, लोहा का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ जो स्वपोषी बैक्टीरिया है वह अकार्बनिक पदार्थों में, जैसे में मान लीजिए नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, लोहा हो गया, तो इससे का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तथा इस ऊर्जा का उपयोग यह अपने भोजन संश्लेषण में करते हैं। स्वपोषी कुछ जो होते हैं, स्वपोषी हुआ, भोजन के संश्लेषण में करते हैं, इसी ऊर्जा का व्यवहार। इस तरह के बैक्टीरिया को रासायनिक स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक स्वपोषी। क्या कहते हैं? रासायनिक स्वपोषी। कुछ स्वपोषी बैक्टीरिया जो है वह अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, लोहा ऑक्सीकरण कर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तथा ऊर्जा का उपयोग अपने भोजन में करते हैं। इस तरह के जो अकार्बनिक पदार्थों से जो ऊर्जा का उत्पादन कर भोजन करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम रासायनिक स्वपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम देखें जीवाणु में पोषण, जीवाणु का प्रकार, सूक्ष्म जीव का प्रकार। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे जीवाणु में प्रजनन किस तरह से होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर अच्छा से समझ में आता है, बहुत अच्छा से समझ में आता है, तो कृपया कर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।